नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है और आज हम राजनीतिक बातचीत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ओलंपिक प्लेयर योगेश्वर दत्त जी से। तो पहलवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राम राम। तो पहलवान जी, जितना मैं जानता हूँ आपके जो शाइनिंग करियर है आपका स्पोर्ट्स का, आप 3 बार आपने ओलंपिक्स में आप गए हो, 4 बार गए हो, लेकिन पहली 2 बार में आपको कामयाबी नहीं मिली और तीसरी बार में आपको कामयाबी मिली। पूरे देश को आपने गौरव का क्षण दिया। राजनीति में भी 2 बार आप चुनाव लड़ चुके हो, तीसरी बार अभी 2024 में लड़ोगे। तो क्या आपकी कुंडली में तीसरी बार का कोई मतलब ऐसा है कि तीसरी बार में कामयाबी मिलती है? देखिए, कुश्ती क्या हार जीत एक चलती रहती है, सिक्के के 2 पहलू हैं, हार और जीत। कुश्ती जब मैंने स्टार्ट की, मैं 7 साल का था और कुश्ती करियर में मेरे को खुद नहीं पता मैं कितनी कुश्तियाँ मैं हारा हूँ, जीता हूँ। बात अब राजनीति की है तो 2019 में मैं चुनाव लड़ा, उसके 1 साल बाद उपचुनाव हुआ बड़ौदा। वो हम बड़ौदा से, वो नहीं हम जीत पाए। पर हमारा काम है कर्म करना, उसके बाद भगवान क्या फल देता है वो भविष्य गर्भ में छिपा होता है। तो हमने अपना मेहनत किए कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत में कुछ कमी रही होगी जो पहली बार में जो नज़दीक जगह भी नहीं जीत पाई। तो फिर चुनाव है तो उम्मीद यही है कि इस बार भगवान हमें उसका फल देगा जो हमने मेहनत कर रखी है। और हार जीत से खिलाड़ी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुबह होती है तो शाम भी होती है, शाम होती है तो रात होती है और फिर दिन भी निकलता है। तो यही है कि अभी चुनाव है 2.5 महीने बाद, तो सुबह होगी। देखिए, सभी शाम को जब सोते हैं रात को तो सुबह के लिए होते हैं कि सुबह उठना है, तो सुबह का। तो बड़ौदा सीट को आप कितना मुश्किल है, हम पास्ट में चलते थोड़ा सा, 2 बार आपने चुनाव लड़ा है, बड़ौदा सीट को आप कितना मुश्किल मानते हैं? क्योंकि पहली बार आपका शायद जो हार का मार्जिन था वो 3.5, फिर वो बढ़कर के 10 हो गया, तो कितना मुश्किल मानते हैं? वहाँ मुश्किल है क्या जीतने? देखिए, 2014 में चुनाव में अगर आप देखोगे, 2014 चुनाव था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 7,500-8 हज़ार वोट मिले थे। पर जब मैं 2019 में लड़ा तो मेरे को मतलब लगभग 38,000 वोट मेरे को मिली थी। उसके बाद 1 साल बाद वो चुनाव हुआ, उस चुनाव में मिली मेरे को 50,000 वोट तो बढ़ा लिया हमने, लगभग 12-13 हज़ार वोट बढ़ी। 38,000 से हम 50,000 पे चले गए। तो पर उसको जीत के लिए फिर भी वो 50,000 भी कम पड़ गई। पहले बार में अगर मेरे को 42,000 मिल जाती तो मैं उसमें 42,000 में जीत जाता, 50,000 में भी फिर 50,000 में भी आ गए। तो वोट कितनी मिलती है बात ये मायने रखता। बात यह है कि आपको जो आपका विपक्षी है उससे वोट ज़्यादा चाहिए, आपको से 1 वोट ज़्यादा हो। योगेश्वर भाई, मैं आपको जो जानता हूँ, क्योंकि मैं आपको खेल के दिनों से जानता हूँ और खेल के दिनों में मुझे पता है कि एक बार आप एशियन गेम्स खेलने जा रहे थे, कुछ दिन पहले ही शायद आप फ्लाइट में बैठने से पहले आपको खबर मिली आपके पिताजी के देहांत की, और लेकिन उसके बाद भी आप खेलने गए, मेडल जीत करके आए, तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। देखिए, 2006 की बात है ये, 2 एशियन गेम्स था और एशियन गेम्स में जाने से 2 दिन पहले ही मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। मुश्किल समय होता है सब, किसी के भी, कोई भी उसमें, चाहे अकेला मैं नहीं, किसी का भी पिता का साया से सिर से उठना, उस पिता का हाथ सिर से उठना सबके लिए बड़ा बुरा और मुश्किल समय होता है वो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। पर जो मेरे गांव में जो मेरे बड़े बुजुर्ग थे, मेरे पहले गुरु मास्टर सतबीर जी, हमारे कोच साहब राम फरमान जी, एसवी डब्बास जी, सतवा पहलवान जी, सभी का ये था। मेरे गांव के और भी थे, खुद मेरी माता जी थी कि भाई जो चीज़ें अब गई वो वापस नहीं आ सकती, उनकी यादों के सारे हमें रहना पड़ता है। और उस टाइम एशियन गेम से तो मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मैं देश के लिए जाऊँ और मेडल जीतूँ, गोल्ड जीत के लाऊँ। पर 2 दिन पहले वो नहीं रहे, तो यही था कि भाई सभी ने बोला कि तुमको जाना चाहिए, देश के लिए खेलना चाहिए, मेडल लेके आना चाहिए, गोल्ड लेके आना चाहिए। तो उस एशियन गेम्स में मैं ब्रॉन्ज मेडल ही जीत पाया। पर जो मेरे पिताजी का सपना था एशियन गेम्स गोल्ड का, जो उसके उस टाइम पे वही था, 2014 एशियन गेम्स में गोल्ड जीत के मैंने वो सपना पूरा किया। और 2014 में जब मैंने गोल्ड जीता तब मेरे को लगा कि भाई 2006 में जो काम मैं नहीं कर पाया था, जो मेरे पिता का सपना था वो पूरा नहीं कर पाया था, वो आज
2014 में पूरा हुआ है। और ऐसी चीज़ें जब भी होती है, किसी के साथ भी होती हो, किसी परिवार का कोई अहम सदस्य है, और या ये कह सकते हो कि पूरा पिलर, एक पूरा परिवार का जो बड़ा होता है उसी के कंधे पूरा परिवार होता है। तो मेरे पिताजी सब कुछ थे हमारे लिए। तो उस टाइम पे आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो पर फिर यही है कि इंसान आगे, एक जीवन का ये कड़वी सच्चाई है कि इंसान फिर भी आगे बढ़ता है और चलता है अपनों की यादों के सहारे, उनको याद करके। वही चीज़ें हमने की। जी, तो योगेश्वर जी, जिस समय आपने 2012 में मेडल जीता देश के लिए, उस समय गांव में आपका पूरा घर मीडिया वालों से भरा हुआ था और आपकी माताजी सबको मिठाई खिला रहे थे, लड्डू खिला रहे थे, और वो भी एक पल था। आपकी जो पहचान हरियाणा में है, खास करके मैं हरियाणा की बात करूंगा क्योंकि हम हरियाणा राजनीति से बात करें, आपकी एक स्पोर्ट्स आइकॉन के रूप में पहचान है। फिर आपने डिसीजन लिया राजनीति में आने का, और बहुत सारे लोगों की इच्छा ये भी थी कि आप कांग्रेस में आए, लेकिन चलो खैर, डिसीजन तो एक ही ज्वाइन करना होता है, बीजेपी में। जब आपने बीजेपी ज्वाइन की तो भी शायद कई जगह आपको ट्रोल भी किया गया क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो आज जब आप पीछे सोचते हैं तो क्या लगता है कि आपने डिसीजन सही लिया बीजेपी में आने का? देखिए, सारी चीज़ें होती हैं, आपके विचार क्या हैं, आपकी सोच क्या है, आप चाहते क्या हो। तो राजनीति में अगर मेरे को आना था तो मैं आया हूँ, तो विचारों के साथ, जिस जहाँ पे आप रहते तो जो विचार हैं आपके, और बात विचारों की हो, बात हमारी संस्कृति की, हमारे धर्म की हो, तो मेरे को बीजेपी ठीक लगी। और ये मैं खिलाड़ी बेशक हूँ, पर सबसे पहले चीज़ है कि हम चाहते क्या, अपने देश को क्या चाहते हैं, जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको लेके मैं चलता हूँ। और पूरे परिवार में आज भी हम मम्मी को लिए लेके जीते हैं, उसी के हम जो हमारी जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अगर सनातनी है तो वो चीज़ें बनती हैं। अपने बड़े बुजुर्गों को पूजना, अपने जो हमारे भगवान हैं उनकी पूजा करना, तो विचारों की बात भी है। उससे अलग बहुत सी चीज़ें हैं जो देश हित की बात है जी। कुछ लोग आरएसएस को गालियाँ देते हैं, मैं कभी आरएसएस का सदस्य नहीं हूँ मैं, पर लगभग काफ़ी मैंने आरएसएस के बारे में पढ़ा। तो ज़्यादा देश हित की बात हो, देश के लिए कुछ करने की बात हो, तो फिर वही है कि भाई अगर हम राजनीति आते हैं तो फिर बीजेपी करते हैं। बात एमएलए एमपी बनने के लिए सब कुछ नहीं होता। अगर एमएलए एमपी चाहते तो कांग्रेस से ही बन सकते थे। जी, हुड्डा साहब ने एक बार भी कहा था योगेश्वर भाई तुझे टिकट ही चाहिए तो मैं विधायक बना देता, लेकिन चलो खैर अपने वो चीज़ें वो फिर वही चीज़ें हैं। हमें कोई ये बोल दे कि भाई हम तेरे को बना देंगे, तो भगवान तो हमें बना सकता है, बिगाड़ सकता है, पर कोई आदमी बोलता है कि भाई मैं तेरे को बना दूंगा, तो वो चीज़ें किसी को ना, कोई भी है उसमें चाहिए, हमारे माँ बाप, हमारे गुरु और भगवान, वो हमें बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। पर फिर भी चलो ठीक, अच्छी बात है। राजनीति की में अगर बीजेपी की भी मेरा यही कारण था आने का, और इससे अलग राजनीति में आने का कारण ये था कि जो चीज़ें आज हम करते हैं, पुलिस में 10 साल रहे हैं, तब भी लोगों की वही समस्या थी। और पुलिस में रह के आप कहीं आवाज़ उस तरीके से नहीं उठा सकते, आप सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकते, आप एक अपने जो आप पुलिस में हो, आप किसी जॉब में हो, तो उससे बाहर निकल के आप काम नहीं कर सकते। तो हमारा एक यही चीज़ है कि हम जो जा भी रहे, एक दायरे में रह के काम करते हैं। दायरा नहीं तोड़ना चाहिए किसी चीज़ का भी, क्योंकि घर में अगर हम रहते हैं, घर में भी एक अपना डिसिप्लिन होता है। हम कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ का भी अलग डिसिप्लिन होता है। हम उस दायरे से बाहर निकलेंगे, डिसिप्लिन तोड़ेंगे, तो उसका बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है। राजनीति में आके हमें बात गलियों की हो, बात बिजली पानी की हो, बात खेलों की हो, बात शिक्षा की हो, उसमें अपने खुल के विचार रख सकते हैं। कहीं किसी नेता के पास आ सकते हैं, जा सकते हैं। कहीं भगवान ऐसा मौका दे हमें तो वो चीज़ें हम पूरी कर सकते हैं। पुलिस में आप एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से सब कर सकते हो, पर पुलिस का जो काम है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, और जो चीज़ में क्राइम को कम करना, वो कुछ चीज़ें। और फिर मैं खिलाड़ी था, तो पुलिस में हमारी सभी हमें जानते हैं। अगर मैं नौकरी करता तो हर तरीके के लोग हमें आते हैं। जी जी जी। गलत लोग भी हमारे जानकार हैं, अच्छे लोग भी जानकार हैं। और उसमें फिर बड़ी मुश्किल होती है खिलाड़ी के लिए इस तरीके की नौकरी करना, वो है। तो राजनीति में आने के कई अलग अलग बहुत से रीज़न है, और बीजेपी ज्वाइन करने का एक रीज़न है हमारी संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति। जी पहलवान जी, आपने लोगों से जुड़े मुद्दों की बात की। जब आपने बड़ौदा चुनाव लड़ रहे थे तो आपने 2 उस समय घोषणाएं की थी कि अगर मैं जीत गया तो एक तो महिला कॉलेज की और एक यूनिवर्सिटी की, लेकिन बाद में लोग कहते हैं कि आप निष्क्रिय हो गए। तो क्या वो मुद्दे आप अभी भी आपको
देखिए निष्क्रिय नहीं हुए। दो जो भी वादे हमने किए थे वो जनता बटाना यूनिवर्सिटी बन चुकी है, वो लगभग उसके तकरीबन काम हो चुके हैं, वो फाइनल हो चुकी है जनता बटाना यूनिवर्सिटी को। और जो कॉलेज की बात थी, एक कॉलेज मेरे गांव में है, एक बड़ौदा में है, वो कॉलेज चालू हैं। और जितनी भी घोषणाएं उस टाइम पे हुई थी सारी घोषणाएं हो चुकी हैं। और विपक्षियों का काम तो क्या पता क्या क्या कहते रहते हैं। हम अकेडमी चलाते हैं, बच्चे उसमें जिसमें हर समाज के लोग हैं, तो उन्होंने उस तरीके का भी दुष्प्रचार किया था। और उस चीज़ों की हम परवाह नहीं करते। राजनीति में ऐसी चीज़ें होती हैं। यहाँ तक भी बोला गया कि भैया मेरे को डीएसपी लगा दिया। डीएसपी मेरे को जो मेरे मेडल थे, जो मेरी खेल में मैंने कामयाबी उपलब्धि हासिल की है, जो कामयाबी हासिल की है, जो मेरी उपलब्धि है, उनके तहत खेल नीति के तहत मेरे को डीएसपी लगाया गया था। नहीं तो उससे पहले 2008 से पहले हमें नहीं लगाया गया। और जैसे कि जितने भी हमारे खिलाड़ी मेडल जीत के आते हैं, सरकार उनको जो प्राइज मनी जो खेल नीति में है, ओलंपिक के 6 करोड़ हैं, एशियन गेम्स के 3 करोड़ हैं, जो प्राइज मनी है वो देते हैं सभी को। तो ये खिलाड़ियों पे कोई आसान नहीं होता कि भाई हमने आपके लिए ये कर दिया। ये खेल नीति का हिस्सा है। ये खेलों को आगे बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों के सम्मान के लिए चीज़ें की जाती हैं। तो यही है कि राजनीति में लोग बोलने वाले बहुत होते हैं जी, पर बोलने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए हम कि हम क्या बोलते हैं और क्यों बोलते तो हैं। इस बार भी दोबारा से बड़ौदा से इच्छा है आपकी या कहीं और से इच्छा है? देखिए ये पार्टी का सारा काम है, ये जो संगठन का काम है। मैंने पीछे लोकसभा चुनाव में भी जब लोकसभा की बात थी, टिकट की बात, तभी बोलता सोनीपत लोकसभा, हाँ तभी मैंने बोला था कि ये संगठन का काम है, किसको चुनाव लड़ाते हैं। आपकी इच्छा थी सोनीपत लोकसभा लड़ने की? देखिए टिकट बिल्कुल बिल्कुल, इसमें राजनीति में अगर आए हैं तो इच्छाएं तो, और राजनीति में ना इच्छा तो सभी की होती है। जब इच्छा इंसानी खत्म हो जाती है तो वो अपना संन्यास की तरफ चला जाता है। तो जब इस तरह की इच्छाएं खत्म होगी तो संन्यास की तरफ ही जाना बेहतर होगा। तो इच्छाएं हैं, उस टाइम पे भी इच्छाएं थी, इच्छाएं इस बार भी है। वो सारा काम संगठन को देखना है कि क्या करना। तो जहाँ तक रोहतक सोनीपत की बात है, ऐसा कहा जाता है राजनीति में कि भाई ये तो हुड्डा के गढ़ हैं, यहाँ से जीतने के लिए हुड्डा का आशीर्वाद जरूरी है। तो बीजेपी के लिए इसमें जितने भी विधानसभाएं हैं, कोई भी है, चाहे वो बड़ौदा है, चाहे वो गोहाना है या कोई और सीट भी है, कहते हैं कि हुड्डा का आशीर्वाद जरूरी है। देखिए मेरा है कि मेरे को भगवान का आशीर्वाद, अपने माँ बाप, अपने गुरु का आशीर्वाद चाहिए। हमें जीत उनके आशीर्वाद, मेरे बड़े बुजुर्गों से, हमारी मेहनत के से मिलेगी, किसी के आशीर्वाद से। और कोई आशीर्वाद हमें देगा भी नहीं। सभी आशीर्वाद अपने को देते हैं, दूसरों को। वो कहावत है ना कि अंधा बट्टे शीरनी पर पहन दे। तो यहाँ पे भगवान का आशीर्वाद हम पे बना रहे, जीत आज चलती रहेगी। ऐसी खैरात में ना तो कुछ चाहिए ना कोई ये है, पर ये है कि ऐसी कोई बात नहीं। रोहतक सोनीपत में हुड्डा जी का आशीर्वाद चाहिए। सोनी पीछे या रोहतक से भी बीजेपी जीती है, बहुत बार जीती है विधानसभा से। और लोकसभा में 2019 लोकसभा भी दोनों सोनीपत रोहतक जीती थी। ये तो राजनीति है, इसमें लोगों की गिनती होती है। भाई आपके साथ सिर कितने हैं, वो कैसे भी हो, सिर चाहिए ज्यादा। तो जिसके पास ज्यादा लोग होंगे, जिसके साथ ज्यादा आदमी होंगे। पहलवान जी, क्या आप कास्ट पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं? क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है, कास्ट पॉलिटिक्स सच्चाई है राजनीति की। ये बड़ा दुख, मतलब सबसे बुरा भारतीय राजनीति में सबसे बुरा और दुखद पहलू है कि लोग जात पात की राजनीति करते हैं। चौधर का नाम लेके, कहीं गोत्र का नाम लेके, कहीं जात का नाम लेके, ये सबसे, और खासकर हिंदुस्तान में तो हर जगह यही चलता है। लोगों एक दूसरे से लड़ाया जाता है, अपने आप बाद में फिर वो एक होते हैं, पर जो लोगों में जो दूरियां बनती हैं वो कभी भी पूरी नहीं होती। तो मैं आपके माध्यम से सबसे ये कहूँगा कि इस तरीके की जात पात की राजनीति जो भी करे उससे बच के रहे। जो भी करे, जो में बीजेपी भी है और कांग्रेस भी, जो भी बीजेपी, देखिए कभी बोलते बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बीजेपी जात पात की करती है। सुनने तो ये आता है। वो तो जब बीजेपी तो 10 साल थी, तो इससे पहले तो बीजेपी नहीं थी। उससे पहले तो क्या जात पात की राजनीति नहीं थी? बिल्कुल थी। तो फिर उसमें कौन, उससे पहले तो बिल्कुल तो कांग्रेस थी, उससे पहले तो बिल्कुल थी। तो फिर कांग्रेस करती है, बीजेपी में क्या? मैं कह रहा हूं कि तो कोई भी करेगा, मैं बोलता हूं, आरोप लगता है। आरोप तो ये राजनीति में एक दूसरे पे आरोप सभी लगाते रहते हैं। तो मैं यही है कि भाई, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी का तो एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। और आपने भी देखा होगा कि भाई प्रधानमंत्री ने जो घर दिए थे वो किस हर समाज को दिए थे, हर धर्म को घर दिए थे। उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान योजना हो, उसका फायदा सबको मिला था। 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन देने की बात की गई थी, जो दिया गया है, उसमें तो किसी की जात देख के नहीं दिया गया।
उसके बाद भी राजनीति अगर कोई जात पाती करता है तो उसको इग्नोर करना चाहिए। पहलवान जी, आपने जो 80 करोड़ राशन की बात की, इसमें एक तरह से ये मानिए कि हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ है और 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको राशन देना पड़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर नहीं है? देखिए, कोरोना काल में चीज़ें स्टार्ट हुई थी और कोरोना काल में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अच्छा खासा काम था, उसके बाद भी वो नहीं जा पाए। उस टाइम पर शुरुआत की थी, ठीक ठाक परिवार वाले भी उसमें थे। तो जो ऑन रिकॉर्ड जो चीज़ें हैं, अब भी अगर आप देखोगे तो कुछ लोग ऐसे लोगों के पास भी राशन जा रहा होगा जो कोरोना के बाद वो उस स्थिति से निकल चुके हैं, ऑन रिकॉर्ड वो भी उस चीज़ में है। तो चीज़ें अगर कम होंगी तो आगे कम हो जाएगा, नहीं तो फिलहाल तो 80 करोड़ तक जो सरकार के रिकॉर्ड में है। तो बात उसको आप अच्छे से अगर देखो, आप ये लीजिए ना कि भाई 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचता है, जो अच्छी बात है। और काम मिले तो कितना बेटर है, काम खुद कमा सके, काम भी मिला हुआ है लोगों तो क्राइसिस आएगा, अच्छे अच्छों की नौकरी की बड़ी दिक्कत है। हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट वाकई में एक बहुत बड़ा इशू है। आप तो गांव के आदमी, आप तो समझते हो, आपसे अगर कोई फोन, अब जैसे राजनीति में आ गए तो ज़्यादातर आपके फ़ोन जो बजते होंगे वो कहीं ना कहीं भाई नौकरी दिला दे। देखिए, नौकरी दिला दे वो सबसे बड़ी समस्या हरियाणा में ये नौकरी दिला दे। और इसीलिए ये हरियाणा की स्थिति खराब हुई है। पैसे लेके नौकरियां दी गई, सिफारिश से नौकरियां दी गई। वो बोल रहे हैं जो हरियाणा में कि भाई जूती तड़ाई तो नौकरी दी गई, जो जूती तड़ाव नहीं तेरे पास है, जूती के सावा है, उसको नौकरी मिल गई बिना पर्ची और बिना खर्ची गए। जो मेरिट पर बच्चे लगे हैं ग्रेड 1 से ग्रेड डी ग्रुप तक के सभी, आप किसी को भी बोल दो, कोई बोल नहीं सकता कि भाई मेरी सिफारिश से पैसे से नौकरी लगी है। वो चीज़ें हरियाणा में ख़त्म हुई हैं। अब हमारे पास कोई फ़ोन करता है तो मुझको ये बोलते हैं कि भाई हमारे हाथ में नौकरी नहीं है, नौकरी मिलेगी पढ़ने से और मेरिट के आधार पे। आपको तो मेरिट के हिसाब से डीएसपी लगाया गया था। आप मेरिट तो उस समय भी थी? हाँ थी। मतलब ऐसी बात नहीं है कि हम कांग्रेस में मेरिट नहीं, लेकिन शायद आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी तो, में नहीं। देखिए मैं बिल्कुल थी, पर उसमें आप ये देखिए, आप सारा ऑन रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड जितने खिलाड़ी लगे थे A to Z सब का रिकॉर्ड उठाए देखिए, और फिर आप उनकी परफॉर्मेंस देखिए। इंस्पेक्टर कौन लगाए गए हैं, सब इंस्पेक्टर कौन लगाए गए हैं, डीएसपी कौन लगाए गए हैं, उनका बायोडाटा देखिए, आप चेक कीजिए। हमको तो लगा दिया मेरिट बेस पे, पर कुछ ऐसे भी तो लगाए हैं जिनकी कोई मेरिट ही नहीं थी और वो खिलाड़ी कोटे से शामिल किए गए हैं। अगर आप कास्ट बेस पे लगाए गए? नहीं, कास्ट बेस पे नहीं। अगर आप 100% आप सिफारिशी भरते हुए दिखाओगे क्या? आप वो बोलते हैं ना कि हाथी दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। ये खिलाड़ियों की बात है, नहीं तो ऑन रिकॉर्ड में आपको ऐसे क्या कितने बच्चे दिखा दूंगा जो नेशनल लेवल तक भी नहीं खेले और वो सब इंस्पेक्टर लगे हैं। जो डोप टेस्ट में फेल थे उनको डीएसपी लगाया गया है। पर बात खिलाड़ी की आती है तो वहाँ पे हमें अपने आप को देखना पड़ता है कि भाई बात है तो खिलाड़ी चाहे कमजोर खिलाड़ी हो। एक तरफ बीजेपी, वो कांग्रेस का पक्ष आपने बता दिया। अभी कल यमुनानगर में 2 लड़कियां ऐसी ग्रुप डी में लगी हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट एंड नेट क्लियर कर रखा है और उनको ग्रुप डी में सफाई कर्मचारी की नौकरी मिली है, वो भी HRKN के तहत, हरियाणा रोजगार। तो ये स्थिति भी कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं, भयावह है। ये भी पढ़ लिखने के बाद, नेट क्लियर करने के बाद आपको चपरासी बनना पड़ रहा है। देखिए ये बिल्कुल मानते बड़ी दुखद है, पर वो उन्होंने अप्लाई किया होगा तो पक्की नौकरी है नहीं साहब, पक्की नौकरी है नहीं, क्या करें? आप एक पहले देखिए, उन्होंने अप्लाई किया होगा तभी उनको नौकरी मिली थी जी। मेरे को डीएसपी लगा, उससे पहले मेरे पास जब ये था सब इंस्पेक्टर भी ऑफर आया था कि सब इंस्पेक्टर लग जाओ, मैंने मना कर दिया। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि भाई इतना अगर काबिलियत वाला बच्चा है तो डी ग्रुप में है तो वो है, पर उन्होंने अप्लाई किया उस चीज़ में और आगे पढ़े। ऐसे तो जो सिपाही लगे हुए हैं और IAS IPS लगते हैं वो तो अपनी तैयारी करें, तो अगर उनमें काबिलियत है तो वो IAS IPS और इंस्पेक्टर या मतलब बड़े रैंक ग्रेड 2 और C और ग्रेड A में भी जाएंगे। तो अभी उन्होंने इसमें अप्लाई किया तो इसमें लग गए होंगे। तो वैकेंसी तो निकल ही नहीं रही सर, कितने समय से वैकेंसी। अभी कल रात का आप नोटिफिकेशन देखिए, जितनी भी रिक्रूटमेंट हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में चल रही थी सभी पे रोक लगा दी। नहीं आप ये देखिए 10 साल में क्या हरियाणा में HPS HCS एक भी लगा? नहीं लगे हैं, लगे हैं ग्रुप C में, ग्रुप D में, C में, ग्रुप B में, ग्रुप D में एक भी लगे 10 साल में भी लगे हैं। तो फिर आप ऐसे नहीं बोलते कि नौकरियां नहीं लगी। मैं कह रहा हूँ कि कच्ची नौकरियां मिल रही हैं। अब आप ये देखिए कि
इस 10 साल की नौकरी को उठा लीजिए आप, कितने लगे हैं, रोजगार मिले हैं, और पिछले 10 साल की को उठा के देख लीजिए आप, ज़्यादा किस में लगे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए सर, 35% के करीब पहुंच गया हरियाणा का। देखिए मैं CMI का डाटा ऐसा बताते हैं। देख, मैं आपकी बात उस पर मैं बात नहीं करूंगा भाई कितना ज़्यादा बढ़ गया, पर मैं ये बात कर रहा हूँ रोजगार की देने की बात करोगे आप, ज़्यादा रोजगार पिछले 10 साल में दिए गए हैं क्या इस 10 साल में मनोहर लाल जी ने या भाई नायब सिंह सैनी जी ने जो ये अभी पीछे निकाली हैं वैकेंसियाँ, इसमें ज़्यादा आप, मैं वो बस आपसे वो बात करता हूँ। और काबिलियत के आधार पर ज़्यादा किन को नौकरियाँ दी गई हैं, बात खिलाड़ी की हो, बात किसी और की हो, तो देख सकते हो। और आपको और क्लियरिटी करनी है, पिछले 10 साल में जो लगे हैं आप एक टेस्ट उनका लेके देख लीजिए, और इन 10 साल में लगे हैं, इनमें 10 साल में आप जो जितने भी लगे हैं उनका एक टेस्ट, रिटन टेस्ट लेकर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि भाई कितनी नौकरियां पढ़े लिखे हुए, किस सरकार में पढ़े लिखे हुए मेरिट आधार पर किसको नौकरियां मिली हैं। मैं तो बस आपसे इतनी बात जी, वो तो हमारे जो देखने वाले वो कमेंट करके बता ही देंगे, वो वीडियो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। देखिए मेरी बात, कमेंट करने से कोई ठीक और गलत नहीं होता। अब मैं आपको बोल दूं कि अभी दिन है और मेरे को 10 कमेंट कर दे कि नहीं झूठ बोले रात है, तो ये रात नहीं हो जाएगी। तो मैं जो कमेंट करते हैं मैं उस पे सोशल मीडिया में कम विश्वास है। हाँ, वो कमेंट नहीं, मैं जो रियलिटी है ना मैं उस पर बात करता हूँ। अच्छा, हम बिल्कुल राजनीति पे आते हैं पहलवान जी। तो इस बार बीजेपी के लिए हरियाणा का विधानसभा चुनाव कितना मुश्किल होने वाला है? क्योंकि मेरे सूत्रों के हिसाब से जो ये वाला एरिया रोहतक सोनीपत का, ये रेड जोन में है, यानी कि यहाँ से सीट निकालना बड़ा मुश्किल है। देखिए, यहाँ तो पहले भी कम है बीजेपी की सीटें, 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे जीतेगी। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने शपथ ली है प्रधानमंत्री के रूप में, और हरियाणा में भी तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और आप बात रोहतक सोनीपत लोकसभा ही करते हो, तो विधानसभा सीटें यहाँ पे आप देखिए कि सोनीपत में 2 ही विधानसभा सीटें जीते थे, राई और गन्नौर। रोहतक में एक भी नहीं जीते थे। तो पहले रेड जोन था, यहाँ तो जितने भी फायदा होगा बीजेपी को ही फायदा होगा। तो अब रोहतक की बात हो, झज्जर की हो, सोनीपत की हो, जींद की बात हो, तो कुछ नहीं है, यहाँ से फायदा बीजेपी को ही फायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी रणनीति रहेगी, क्योंकि जीतना है तो रणनीति भी होनी चाहिए। देखिए, रणनीति जो मेरी खुद की है मैं आपको बता सकता है। आप अपनी बताइए। नहीं, मैं पहलवान रहा हूँ, हम अपनी कोई भी चीजें ऐसे उजागर नहीं कर सकते जो हमारी है। अच्छा, हाँ ना, और रणनीति अगर कोई दाव रणनीति हमने आपको बता दी तो फिर वो रणनीति नहीं रहती, फिर वो कहानियां बन जाती हैं। अगर आप कोई चीज बताओगे जो चीजें अंदर की हैं, तो परिणाम दिखाओगे सीधा। हाँ, परिणाम जो भी होगा परिणाम ही बोलता है, और रणनीति नहीं बोलती, परिणाम बोलता है। रणनीति तो सभी बनाते हैं, पर वो बोलते हैं जो जीता वही सिकंदर। जी पहलवान जी, अपना जो इलाका है ये सारा किसानों का है, क्योंकि किसान जवान पूरा देश किसानों का, पूरा किसानों का। इस देश में कोई ऐसा एरिया जहाँ पे खेती ना होती हो। तो पिछले दिनों 13 महीने किसान आंदोलन रहा था, उस दौरान काफी कुछ हुआ, आप तो उसके साक्षी हो। फिर बाद में प्रधानमंत्री जी ने उन 3 जो किसान कानून थे उनको रद्द भी कर दिया, उनकी बात फाइनली मान ली। लेकिन उसके बाद जो है ना, हरियाणा जैसे प्रदेश में माहौल बीजेपी के काफ़ी एंटी हो गया। हालांकि लोकसभा चुनाव में 5-5 का स्कोर रहा, 5 सीट का नुकसान बीजेपी को हुआ। अब विधानसभा चुनाव में और लोकल इश्यूज होंगे, तो आपको क्या लगता है कि किसानों वाला जैसे मुद्दा है, पहलवानों वाला मुद्दा है, इसको थोड़ा सा और संजीदा होके और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, हरियाणा में कोई मुद्दा नहीं है किसानों का पता लगे क्या है। हरियाणा में फसलों का जो दाम है वो भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की सरकार में भी आप खुद उठाए देख लिए, पिछले 10 साल में कितना बड़ा है। अगर मुआवजे में 2-2, 5-5 रुपये के चेक मिलते थे, 50-50 रुपये के चेक मिलते थे, यहाँ पे अच्छा खासा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुआवजा दिया गया है खराब फसलों के ऊपर। और किसानों की अगर पिछले आप बात करोगे तो जो कानूनों की बात है, तो यहाँ पे हरियाणा में जो चीज़ें हैं, किसान अब देखिए किसानों के जो मंडियों में जाते हैं, कोई अब तो गाड़ी नहीं देता, वो 13 महीने दे दी गाड़ी। उड्डा सरकार ने कांग्रेस ने बहका दिया लोगों को, और लोग दुबी जुबान से ही बोलते हैं कि भाई काम तो बहुत अच्छे हुए हैं और किसानों के खाते में फसल के साथ साथ पैसा आ जाता है। अब किसान खुद ये बोलते हैं। फसलों की कोई बात हो, अच्छा सोलर जो पैनल लगाए गए खेतों में, वहाँ पे कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है किसानों को। फ्री में 1% पहले बिल इतना आता है बिजली का, उसका खेतों के जो ट्यूबवेल चलाते हैं बिजली से, सोलर ऊर्जा से, उसका फायदा होता है।
तो जहाँ तक मेरा मानना है कि किसान बीजेपी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, ये बहकाए गए थे और उनको समझ में आ चुका है सारे हमारे किसान भाइयों के, और हरियाणा में इस तरीके का कोई मुद्दा नहीं है। जी, मुझे जितना समझ है किसानों की एक ही डिमांड है, एमएसपी की गारंटी को कानून बना दिया जाए, मतलब एमएसपी मिले ही मिले, लेकिन ये अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। देखिए ये सारी चीज़ें जो भी हैं किस तरीके से ये है, अभी इतना हम उसके बारे में नहीं बोल सकते कि भाई मिले या ना मिले। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे एमएसपी हरियाणा में है, हर फसल पे नहीं है, उसको गारंटी दे दो, कानून बना दो। नहीं देखिए, मैं ना तो मुख्यमंत्री ना प्रधानमंत्री, आप रिकमेंड तो कर सकते हैं। नहीं, मैं जो बातें हम इतने बोलते हैं जितना हमारे अंदर काबिलियत है, जितना हम कुछ कर सकते हैं। ये सारा किस तरीके से किस कानून के दायरे में आगे चीज़ें होती हैं। 10 साल से पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं बना दिया? अगर बनाने की इतनी इच्छा थी तो पिछले 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल यानी मुख्यमंत्री रहे हैं, 50-60 सालों से केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही है, तो वो चीजें अलग है। उनको तो हटा दिया 2014 में, इसलिए तो हटाया ना। देखिए जब ये तो चीजें है ना, यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से मैं बैठ के कुछ ऐसी चीजें नहीं बोल सकता जिस जो हमेशा ये चीजें, और ये चीजें जो एक बार रिकॉर्ड हो जाती है चीजें जाती नहीं, ऑन रिकॉर्ड हो जाती है। हाँ, तो यही है कि भाई सरकार को जो भी चीज अच्छी लगी वो किसानों के लिए वो किया भी है। 6,000 रुपये किसान के खाते में आते हैं, ये पहले कभी नहीं आते थे। तो इतने काम बहुत ज्यादा हुए हैं, या हम खुद भूल गए इतने काम हुए हैं कि वो पूरा एक पन्ना लेकर बैठना पड़ेगा। जो काम हुए हैं हर वर्ग के लिए, तो ये सारी ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। इसके लिए तो पहलवान जी आप खिलाड़ी हो, मेन तो आपकी पहचान खिलाड़ी से ही है, तो खिलाड़ियों के लिए अभी आप ही देखिए गांव में जाओ तो जो स्टेडियम वगैरह है वहाँ सामान की दिक्कत भी है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो खिलाड़ियों के लिए आपको लगता है कि और किया जाना चाहिए? देखिए मैं बात ये नहीं है, बात ये कि मैं कभी से बोलता हूँ कि ग्रास रूट पे हम जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा है, उतने ज़्यादा मेडल जीत के आएंगे। आप अगर केंद्र सरकार की बात करोगे तो जो टॉप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम बनाई है, एक खिलाड़ी पे साल में 4 करोड़ रुपए खर्च होता है। अगर आप नीरज चोपड़ा के या हमारे जो रवि दहिया हमन जो भी टॉप्स में आते हैं, तो उनका साल का अगर निकालोगे तो सरकार उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करती है। हरियाणा सरकार अलग से अभी लगभग 1,500 से ज़्यादा नर्सरियाँ सरकार ने दी हुई हैं। और जिस गांव में भी एक स्कीम वो था कि भाई जिस गांव में जो जिस खिलाड़ी हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, जो बड़ा अच्छा भी था। उसके साथ में अलग खेल भी होने चाहिए, पर वो फोकस किया गया जिस गांव में भी जिस खिलाड़ी हों, कुश्ती के हों, कबड्डी के हों, हॉकी के हों, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। पर फिर भी ग्रास रूट पर हमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जो करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो चैंपियन हैं, जो इस देश के जो कोई नूर हैं, वो गांव देहात से ग्रास रूट से आते हैं, उन पे और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है, और वो हमेशा रहेगी। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। अगर हम किट कैसे कोई सरकार से किट लेते हैं तो उसका पहली बात तो किट तब मिलती है जब तक वो कंपटीशन या तब तक सर्दियाँ जा चुकी होती थी, उसका इतना लेट प्रोसीजर था। आज अगर आपको कोई खेल का सामान चाहिए, आज आप एक मेल डालिए, 2-3 दिन के अंदर आपके पास वो सामान आपके पास पहुँच जाएगा। अगर आपको कोई विदेश में ट्रेनिंग करने जाना है तो आप आज प्रपोजल डालिए अपना, कल मीटिंग होगी, 3-4 दिन के अंदर आपका प्रपोजल बन के तैयार, आप ट्रेनिंग के लिए या कंपटीशन के लिए जाइए, तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। पहलवान जी 2 बात इसमें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि आपने इतनी सारी बातें कही टॉप प्लेयर्स के लिए, लेकिन ग्रास रूट्स पे अगर बात करें, यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर छोटूराम स्टेडियम है, सरकारी स्टेडियम है, वहाँ आखिरी बार खेल का सामान रियो ओलंपिक्स के बाद खरीदा गया था, उसके बाद कोई सामान नहीं आया। क्योंकि मैं वहाँ लगभग डेली जाता हूँ वॉक करने के लिए, तो चीज़ों का पत्रकार हो, आपको चीज़ों का पता लग जाता है। ये खामी है जो आप अटेंशन में ला सकते हैं। और दूसरी, आपने इतनी सारी बातें कही कि पहले ये था, अब ये हो गया, इनमें सुधार है। मोदी साहब इस मामले में बहुत इनिशिएटिव लेते हैं और मोटिवेशन देते हैं आने के बाद भी। और एक बार मुझे याद है कि शायद मेडल नहीं आया था एक हमारे प्लेयर का, उनको कहा था कि कोई बात नहीं, दिल छोटा करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एक रेसलर के लिए या एक एथलीट के लिए, किसी के लिए भी। लेकिन ऐसे में अब एक आपकी सरकार में, बीजेपी सरकार में, एक सिटिंग एमपी पर इस तरह के सेक्सुअल के आरोप लगते हैं, वो भी एक नया है, वो शायद पहले ही लगते थे। ये एक फ़र्क तो है। देखिए आरोप
कभी से लगते हैं आरोप, तो पहले ही लगते थे? नहीं, आरोप तो वो रामायण काल महाभारत काल से आरोप तो लगते हैं, आरोप की बात नहीं, ये कोर्ट में भी केस है, इसके बारे में मैंने पहले बताया, इसके बारे में बात नहीं करते, आरोप लगते हैं, आरोप तो आप पे कुछ आरोप लगा, सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। कोर्ट में कैसा, ये सारी चीजें कोर्ट करता है, उसमें जो आरोप लगे हैं जिसने लगाए हैं वो सब कुछ कोर्ट में केस है। और जो आपने अभी बात की सामान की, तो जहाँ पे जो कमी खेल के सामान की, तो वो जल्दी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर खिलाड़ी को उसी टाइम पे वो चीजें नहीं मिली, उसके टाइम के बाद मिली, तो उस खिलाड़ी को उसका फायदा नहीं होता। पर हरियाणा सरकार छोटा स्टेडियम में रियासी रेसलिंग अकेडमी भी है, पर बच्चा जिसके साथ 450 रुपए डाइट लड़कियों की अकेडमी है जो चलती है, जो पहले नहीं थी। तो सरकार ने इस तरीके के काम भी किए हैं कि भाई रियासी आप अकेडमी खोल लिया है, अकेडमी चलाइए, जहाँ पे बच्चे गरीब परिवार के जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो प्रैक्टिस करें और निश्चिंत हो गया, उनको अच्छा कोच मिले, अच्छी उनको खाने पीने सुविधा मिले, जिससे उनके परिवार, क्योंकि सभी गरीब परिवार रहते हैं, तो उनके परिवार वालों पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। अच्छा पहलवान जी, जब आपने राजनीति में आए तो खट्टर साहब चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद बदल के नायाब सैनी जी आ गए हैं, तो आपकी इक्वेशन खट्टर साहब के साथ कैसी थी, अब नए जो मुख्यमंत्री बने के साथ कैसी है? देखिए, मैं खिलाड़ी हूँ और खिलाड़ी से सभी प्यार से भी सुनने करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी का भी बड़ा मेरे से मतलब बड़ा अच्छा उनका स्नेह रहा है। नायब सिंह सैनी जी का भी बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार है, स्नेह है। जब ये एमपी थे पहले तब भी तब भी अच्छे थे, और अब भी इनका जो स्वभाव है मुख्यमंत्री बनने बाद भी बड़ा अच्छा है। तो दो और मनोहर लाल जी हो या नायब सिंह सैनी जी हो या हरियाणा कोई भी लीडर हो या नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, तो कोई भी हो, सभी खिलाड़ियों के साथ सभी खिलाड़ी सभी प्यार करते हैं, सभी का स्नेह रहता है। मैं खिलाड़ी हूँ तो खिलाड़ी नज़र से मेरे को देखते हैं, नागे राजनेता के तौर पे, नेता के तौर पे, नेता तो अभी बने भी नहीं हम, तो हम चाहते हैं कि वो हमें खिलाड़ी नज़र से देखें। पहचान खिलाड़ी को ज़्यादा मान सम्मान भी दिया जाता है, चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी से भी ना हो, तो वो चीज़ें नहीं है, खिलाड़ी का सभी मान सम्मान करते हैं। जी, तो पहलवान जी आपने हमसे बातचीत की, राजनीति पे बड़ी अच्छी आपने साफ सुथरी बात करी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।